मुझे लगता है ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। हमारे साथ एक बहुत ईमानदार, कर्मठ और अपने क्षेत्र के, अगर हम इस बात को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन सर अगर मैं आपको आपके गाजियाबाद का, अगर मैं आपको वकीलों का पितामह कहूं तो मुझे लगता है शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं अर्जुन जो है, और मैं चाहता हूं कि खासतौर से सबसे बड़ी बात सर ये है कि 8 साल बेमिसाल की हम बातचीत कर रहे हैं सर आप इस बात को कितनी अपने आप से आप क्या मानते हैं कि 8 साल बेमिसाल जो ये हमने पंचलाइन रखी है, जो 8 साल हो गए मोदी सरकार के, तमाम लोग तारीफ करके गए। आज आप गेस्ट से आपने तमाम ऐसे प्रश्न पूछे जिनके जवाब देने में उनके कहीं ना कहीं छींकें आ गई। तो आखिरकार क्या आप सर मोदी सरकार से व्यक्तिगत आपकी कोई अरुचि है, या आप क्यों उनको मानते हैं कि 8 साल में कोई बहुत बेहतर काम नहीं हुए, या कुछ बेहतर हुए हैं तो उसके बारे में प्लीज बताइए। आप ये मोदी जी भी ये बताएं कि इस 8 साल में शिक्षा के क्षेत्र में जब कांग्रेस ने आपको राज दिया, जब मोरारजी देसाई की सरकार रही, जब लाल बहादुर शास्त्री रहे, जब चौधरी चरण सिंह रहे, जब और दूसरे रहे, जब देवगौड़ा जी रहे, उन्होंने इस देश में 28 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां दी। 8 साल में मोदी जी बताएं कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने बढ़ाई। इस देश में मोदी जी ये कहें कि बेसिक शिक्षा अधिकार, गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए। आप ये बताएं आपने पूरे देश में प्राइमरी स्कूल कितने बनाए? आप ये बताएं इस देश में प्राइमरी स्कूलों में कितने आपने टीचर लगाए? आप ये बताएं कि सबको शिक्षा देनी चाहिए, उसके लिए आपने कितनी किताबें फ्री में दे रहे हैं? तो ये तो डेवलपमेंट की बात है, ये तो शिक्षा की बात है। हमारा किसी से कोई फर्क नहीं है। मैं राम का पुजारी हूं, मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं देवी देवताओं को मानता हूं, लेकिन मैंने अभी बताया कि मेरे मोहल्ले में 4 करोड़ का मंदिर बना है, उस ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूं। लेकिन सारे लोग राम का नाम गाना शुरू कर दे। भाई आप में अगर इतनी हिम्मत है, राम देवता है, राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका वोट मांगने से क्या मतलब है? असंभव, संभव नहीं, ये केवल मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है कि नाहर सिंह जी ने जो बात कही है, सच्ची बात कही है, लेकिन जो इनको लगता है कि 8 साल में सरकार ने कोई बहुत बेहतर काम नहीं किए हैं, बहुत, और हालांकि उस पर इन्होंने ये भी कहा, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं ये, तो मुझे लगता है कि 8 वर्षों के दौरान अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आपने रखा है हर बिंदुओं को लेकर के, लेकिन क्या सच में देश में कोई विकास नहीं हुआ? क्या हमारा देश, आपने कॉलेजेस की बात की है, मैं एक एक बात पे मैं जरूर आपकी बात को रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सर बहुत सारे मिडिल कॉलेज खुल गए हैं सर, उसकी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की मैं बात करूं। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें सर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अब जो है काफी बेहतर है। यहाँ पे मेरे साथ तमाम एक महिलाएं भी हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूं अगर उनको कैसा लगता था उत्तर प्रदेश के अंदर पहले और अब में। अच्छा, जहां तक बात रही सर कि अगर विकास की बात अगर लोग पहले करते थे, लेकिन कुछ चीजों में समय भी लगता है। राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का तालमेल है। पहले क्या होता था, चाहे मायावती की सरकार हो सर या अखिलेश यादव जी की सरकार हो, केंद्र सरकार उनके पक्ष में नहीं रहती थी। कहीं ना कहीं अगर ये माना जाता था कि एक ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक रहती थी, कि उनको इस बात को मुलायम सिंह यादव जी भी कहते थे कि हमें यहाँ पे ब्लैकमेल करके रखा गया। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति होती थी कि केंद्र सरकार जो जिसको हम लोग कहते थे कि वो बड़ा भाई है और छोटा भाई अगर राज्य सरकार है तो सपोर्ट नहीं मिलता था। अब सर ये दोनों का तालमेल एक बहुत बेहतर हो रहा है, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा समय लगेगा कि अब कहीं ना कहीं, अब जैसे मुझको एक दिन मैं सर आपकी कोर्ट में बैठा था सर, मैंने वहां पे कुछ वकीलों साथ में बैठा था, तो उनसे वकीलों ने मुझसे कहा कि हम लोग का सारा रोजगार खत्म हो गया है। तो हमने पूछा कि भाई आप वकील हैं, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो, आपका रोजगार क्यों खत्म हो गया? बोले पहले क्या होता था कि लूट डकैती चोरी मर्डर बहुत होते थे, तो हमारे पास लोग सारे आते थे, अब हमारे पास नहीं आते। तो क्या ऐसी भी कहीं ना कहीं उदाहरण है सर कि क्या पिछली सरकारों में क्या ये भी होता था, अब आज की सरकारों में नहीं होता? ये कहने के लिए अभी मंत्री जी कह रहे थे महिलाएं बड़े खुश हैं। हमने ये नहीं कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कानून व्यवस्था खराब होना सबके लिए नुकसानदायक है। मंत्रियों का, सरकारों का काम यह है कि उसको दुरुस्त करें। 2 चीज देश के नागरिक के लिए पूरी दुनिया में 2 चीज फ्री है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप अच्छा काम करेंगे, देश के लोग आपके साथ रहेंगे, मेरे जैसे आदमी आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप हवा में करेंगे तो फिर मेरे जैसे लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपका विरोध करेंगे, और किसी भी हद तक आपका विरोध करेंगे। इससे हम लोग डरने वाले नहीं। सर एक बड़ी बात आपने कही, मुझे लगता है कि आपकी बात को यहां बैठे हुए कुछ लोगों ने भी बड़ा मैं इस बात को कह सकता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया है। मैं लोगों से भी आपकी कुछ सवाल जवाब मैं करवाना चाहता हूं, क्योंकि सेशन में हमारे जहां एक तरफ पक्ष था
तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ रियल एस्टेट से जुड़े पारस जी हैं। सर, आपके साथ सेशन हमको अभी करना बाकी है। नाहर सिंह जी ने, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बहुत खरा सच बोलने की कोशिश की है, या हम ये कह सकते हैं क्या ये एक विशेष मानसिकता, क्योंकि पुराने मंत्री जी जो गए उन्होंने बोला कि एक मानसिकता है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप नोएडा में रहे सर, और आप लगातार आपने रियल एस्टेट का काफी काम किया, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने लेकर के आए थे। वर्तमान परिवेश में आप इस बात को कितना मानते हैं कि सच में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ कि नहीं हुआ, या 8 सालों के अंदर क्या सच में प्रदेश या देश हमारा उतना तरक्की नहीं किया? और आप नाहर सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनकी बात उससे कितना अग्री करते हैं आप? देखिए, नाहर सिंह जी ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उसमें कुछ लिमिट तक सच भी है। योजनाएं वाकई पुरानी सरकारों की थी, बट हाँ, सरकार खत्म होने के चलते नई सरकार आई तो वो योजना उनके हाथ में आई और उन्होंने करी। तो इसका क्रेडिट इवेंचुअली तो आज आपको भी पता है, हिंदुस्तान में जो सरकार उस योजना को पास कर लेती है उसी को मिलता है। तो देखा जाए तो कुछ योजनाएं जरूर पिछली सरकार की थी, बट हाँ, जिन्होंने लागू किया क्रेडिट उनको जाता है। सर, एक अच्छी बात इन्होंने कही, खास तौर से मैं अपने साथ, हमारे साथ एक पत्रकार मौजूद हैं, वाजिद जी। वाजिद जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि खास तौर से जब मैं वाजिद नाम लेता हूं तो बहुत सारे लोग देखने लगते हैं, और आप ऐसे कई घटनाक्रमों का आप खुद शिकार भी हुए हैं। जब मैं वाजिद से पूछता हूं तो लोगों को लगता है कि तो नेगेटिव बोलेंगे जो है, लेकिन मैं यहां जब वाजिद से, एक पत्रकार से पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है वाजिद एक पत्रकार के तौर से एक ईमानदार छवि आपकी रही है, तमाम चैनल्स में आपने काम किया हुआ है, इस समय इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आप कर रहे हैं। नाहर सिंह जी की बात से आप कितना अग्री करते हैं और क्या मानते हैं? और इससे पहले जितने भी सेशन में और गेस्ट ने बोला, क्या आपने उन्हें भी सुना? क्या कहना चाहेंगे आप? 8 साल बेमिसाल हैं कि नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा, तो कुछ बातों में इनकी सच्चाई है, लेकिन ये मैं कह दूं कि सारी बातें सच्ची हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब से 8 साल में ये गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारे ऐसे प्रगति के काम भी हुए हैं जिसकी वजह से सरकार की अगर प्रशंसा ना की जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारा नकारापन होगा। जैसे कि अगर बात करूं महिला सुरक्षा को लेकर, तो महिला सुरक्षा की आपने एक आध किस्सा बताया कि जिस तरह से वहाँ पे जो कांड हुआ था, लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं, या ज़्यादातर अधिकतर कह सकते हैं कि महिला आज सुरक्षित है। क्योंकि हम भी जैसे किसी थाने में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं, तो वो हमें बताते हैं पहले के मुकाबले अब जो है क्राइम का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो तेज़ी से नीचे गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोई भी अपराधी अब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि अगर हमने इसे छेड़ दिया तो हमारी खैर नहीं। ख़ास तौर पर जो इनामी बदमाश होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी कमी आई है, और कमी के साथ साथ जो है उनके अंदर भी डर, जो खौफ है सरकार का, जो प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं बैठ गया है। कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये हमारा भी और जितने भी लोग बैठे समझदार, वो एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सरकार ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, खास तौर से कुछ लोग बिजनेसमैन हैं सर यहाँ पे। नाहर सिंह जी बहुत आक्रामकता से कहीं ना कहीं एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को। आप एक बिजनेसमैन हैं, बताते हैं ऐसा कि लॉस होना शुरू हो गया बिजनेसमैन को जब से मोदी की सरकार आई। कुछ बिजनेसमैन ये मानते हैं कि हम लोग को अब एक डिसिप्लिन तरीका दे दिया गया है, हम लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। नाहर सिंह जी की बात से आप कितना अग्री करते हो, और आप क्या इनको बताना चाहते हैं अगर आपको लगता है सच में 8 साल बेमिसाल हुआ है या कुछ बेहतर काम हुए इस सरकार में? सर नमस्कार सर। पहले तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा, बीइंग अ बिजनेसमैन और आई एम एक्सपोर्टर एज वेल, मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। यूएस बेस्ड काम है, थोड़ी आवाज बढ़ा। यूएस बेस्ड काम है मेरा, और इंडिया एंड यूएस दोनों जगह मेरा काम है। तो एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि सिंप्लिसिटी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो डेफिनेटली कई फोल्ड्स बढ़ा है। पहले 2014 से पहले एक्सपोर्ट करना और उसके बाद ड्रॉबैक क्लेम करना, रिफंड्स क्लेम करना, एक ये समझिए इतना टीडियस काम था, और आज वो सब ई चैनल के माध्यम से इमीडिएटली, ना किसी बाबू के चक्कर काटने पड़ते हैं, इमीडिएटली हमने एक्सपोर्ट किया, ड्रॉबैक विद इन 30 डेज हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये कभी कल्पना भी नहीं की थी हमने कि ऐसा हो सकता है। तो एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ा है। और सर आपको थोड़ा सा मैं इधर करेक्ट करूंगा, आपने कहा पाकिस्तान की जीडीपी हमसे ज़्यादा है। पाकिस्तान, फैक्ट्स के लिए बता रहा हूँ सर, पाकिस्तान की, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ और ये फिगर्स मेरे को कंठस्थ है। पाकिस्तान की जीडीपी 36,000 करोड़ रुपए है, इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन के करीब है। 3 ट्रिलियन मतलब ये समझ लीजिए पाकिस्तान से हम 15 गुना ज्यादा हैं जीडीपी में। पाकिस्तान कहीं हमसे ज्यादा नहीं है जीडीपी में। श्रीलंका की आपने बात कही, श्रीलंका से हम 100 गुना ज्यादा हैं जीडीपी में।
और आप एक चीज और आपको करेक्ट कर दूं सर, बता दूं कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। ओनली हम पीछे हैं अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान। इंग्लैंड से हम आगे हैं, रशिया से हम आगे हैं, रशिया से कई फोल्ड्स आगे हैं हम। और फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फॉरेन रिजर्व 2014 से पहले और 2014 के बाद हम लोग 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व इन द वर्ल्ड हो चुके हैं। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। इकोनॉमिकली आप देखें तो ठीक है, कोई काम हम सरकार करती है तो थोड़ी बहुत अड़चनें डेफिनेटली आती हैं। ये जीएसटी आया तो शुरू में कस्टम होने में दिक्कत हुई सबको, हमें भी हुई। शुरू का वो पीरियड 2017-18 थोड़ा डिफिकल्ट हुई, लेकिन अब उसकी वजह से उसके बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं, डेफिनेटली दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़े। मैं जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड से ताल्लुक रखता हूँ, तो 2013 और 2020 के फिगर्स में, बिफोर कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं, 19 के फिगर्स के, मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी में 10 फोल्ड्स यानी 10 टाइम्स की एक्सपोर्ट ग्रोथ है। और एक छोटी सी बात सर और कहूँगा, मतलब इसमें पहले 2014 से पहले हमें कहीं अपना जैसे एडमिशन लेना है या कहीं वो करना है तो अटेस्टेशन, बाबुओं के चक्कर, गेजेटेड ऑफिसर के साइन लाओ और अटेस्ट कराओ। आज अपने बच्चों का एडमिशन कराने हम कहीं भी जाते हैं स्कूल में, सेल्फ अटेस्टेड चल जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है सरकार में कि हमारी वैल्यू बढ़ी है। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पे बैठी महिलाओं के साथ दूंगा कि सुरक्षा की बात जब भी होती है तो सवाल महिला के पास ही आता है कि आप कितनी सुरक्षित हैं। आप हैं भी सुरक्षित, लेकिन फिर भी आपसे पूछा था कि आप असुरक्षित थी पहले जो है। सिक्योरिटी वाइज आई थिंक टू ईच इट्स ओन होता है। इट्स नॉट कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है कि यू नो यू आर अ वुमेन यू आर नॉट सिक्योर, यू आर अ मैन यू आर सिक्योर। व्हाट आई थिंक इज कि ऑफ कोर्स आफ्टर दिस गवर्नमेंट there are 2-3 schemes which are really women friendly, like we talk about Saubhagya Yojana, which is delivering rural electrification by 2024. This is the agenda. And the second is Ujjwala scheme, as we all talk about, कि of course जो औरतें पहले जिनके घर में सिलेंडर नहीं था और they were prone to lot of diseases, आज वो जैसे आर्टिकल 21 है, it gives you the right to live a life with liberty and dignity. तो उसकी वजह से सारी औरतों को एक फ्रीडम मिली है और इज्जत से जीने का हक मिला है।